हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट में टॉप 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी जो महाराष्ट्र बोर्ड है वहाँ पर ऑलरेडी पूछा गया था। तो वही सारे ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो खुद से कोई भी ऑब्जेक्टिव को फ्रेम नहीं करेंगे, वो भी जो है वो किसी न किसी बोर्ड का कॉपी करेंगे। इसलिए ऑलरेडी जो है वो एक ही बोर्ड अभी महाराष्ट्र बोर्ड है जो इसको पढ़ा रहा है, मतलब वो चला रहा है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। तो इसीलिए वहाँ का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा चांसेस है कि आपको देखने को मिले एग्जाम में। तो इसलिए इसको अच्छे से एक बार ध्यान से इसको बस देख लेना है कि किसका क्या आंसर है। और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, उतना भी ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है और इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली अपने आंसर की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन ईयर। कहता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हमारा कब आया था। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हमारा जो आया था वो 2001 में आया था। ठीक है। कहता है विच इज द मेजर एनर्जी सोर्स टू मीट इंडिया एनर्जी डिमांड। इंडियन एनर्जी डिमांड को जो मीट करता है, इंडियन एनर्जी डिमांड को ओवरऑल जो मीट करता है, या जो एनर्जी को हम लोग फुलफिल करवाते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं। तो वो हमारा कोल के थ्रू होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारा जो इंडिया में मेजर पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है वो किसके थ्रू होता है, वो कोल के थ्रू होता है और थर्मल पावर प्लांट के थ्रू होता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एनर्जी इफिशिएंट। कह रहा है इसमें से कौन सा हमारा ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट है। तो ऑप्शन टू ऑप्शन ये वेरी करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कह रहा है इनकैंडेसेंट बल्ब, फिर कह रहा है फ्लूरोसेंट ट्यूब लाइट और हमारा कह रहा है CFL और नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दी तो यही तीनों में हमको एक्सेप्ट मतलब चुनना होगा, यही तीनों ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लूरोसेंट ट्यूब लाइट। तो ऑप्शन बी इसका होगा राइट आंसर। कहता है कि विच रेटिंग और लेबलिंग इज प्रोवाइडेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्प्लेड ऑन इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेज सच एज रेफ्रिजरेटर, टीवीज, एयर कंडीशनर और टू इंडिकेट देयर एनर्जी एफिशिएंसी। ऑलरेडी आपको बताए हुए थे। ये स्टार लेवलिंग का ओवरऑल डेफिनेशन आप कहिए या फिर स्टार लेवलिंग के बारे में यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ। स्टार लेवलिंग में क्या होता है कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खरीदते हैं तो उस पर जो है वो एक स्टार लेवलिंग करके लगाया हुआ रहता है, जिससे कि कोई उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी हो तो भी वो पहचान सके कि ये जो हमारा इक्विपमेंट है वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये स्टार लेवलिंग होता है। 5 स्टार तक का हमारा रेटिंग होता है। तो उसी रेटिंग के अनुसार जो है वो अगर रेटिंग 5 होता है तो सबसे अच्छा होता है, उससे अगर कम रेटिंग होता है तो उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है, एनर्जी को वो कंजर्व बहुत ही कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टार लेवलिंग। क्या, ऑप्शन सी। कहता है विच हैज़ बीन इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ इज। कहता है कि एक एक्ट लाया गया था जो कि एनर्जी इफिशियंसी से रिगार्डिंग हमारा एक एक्ट था। वो एक्ट हमारा क्या है, तो वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 हमारा है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है कि विच ऑफ दीज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कंज्यूम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा एक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो लाइट बल्ब है, टेलीविजन है, फ़ैन है और इलेक्ट्रिक हीटर है। तो आपको खुद पता चल रहा होगा इसमें हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक हीटर होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव आपको जो पूछेगा वो बेसिक ही पूछेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, आसान ऑब्जेक्टिव रहेगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट मोर लाइट फॉर सेम वाटेज। सेम वाटेज के केस में अगर सेम वाट का अगर हमारा बल्ब है, अलग अलग टाइप का हमारा बल्ब है तो इसमें से कौन सा बल्ब जो होगा वो सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो लाइट जनरेट करेगा। ठीक है। तो हमारा एक कह रहा है इनकैंडेसेंट बल्ब, जो हमारा कन्वेंशनल बल्ब होता है जो पीला कलर का जलता है वो। फिर हमारा कह रहा है कन्वेंशनल ट्यूबलाइट हो गया और हमारा CFL हो गया और LED होगा। जैसे ही बात आ गया LED का तो सबसे बेटर हमारा LED है। जितना वाटेज का LED का रखेंगे उतना वाटेज का हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब को रखें तो इनकैंडेसेंट बल्ब के कंपेरिजन में LED लाइट जो है वो मैक्सिमम लाइट आपको जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कहता है कि विच इज मोर एनर्जी इफिशियंट। कह रहा है इसमें से हमारा कौन सा जो होगा वो ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट होगा। पहला ऑप्शन है हमारा 40 वाट का ट्यूबलाइट, फिर कह रहा है 100 वाट का बल्ब और कह रहा है T5 ट्यूबलाइट ऑफ 28 वाट। तो इसमें से जो सबसे कम हमारा है वो हमारा 28 वाट है और यही हमारा जो होगा वो ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट होगा। तो T5 ट्यूबलाइट जो हमारा होगा वो ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कहता है यूजिंग लाइट कलर्ड वाल रिक्वायर्ड लेस लाइट कंपेयर टू डार्क कलर्ड वाल। देखिए कहता है कि अगर हम रूम के दीवार को अगर लाइट कलर से हम लोग पेंट करते हैं या एक इस तरीके से समझिए कि अगर आप रूम को वाइट कलर से पेंट करते हैं तब उस केस में अगर आप कोई बल्ब को जलाते हैं तो वो ज़्यादा लाइट करता है एज कंपेरिजन टू कि उसको जो है वो कोई डार्क कलर से, जैसे हमारा हो गया कोई अलग बहुत डार्क कलर, जैसे हमारा ग्रीन कलर से अगर कर दिए, डीप ग्रीन से कर दिए तो वहाँ पर जो है वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, जिसके कारण क्या है वहाँ पर आपको लाइटनिंग के लिए ज़्यादा लाइट का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसलिए कहता है कि अगर हम लोग लाइट कलर के बाल को हम पेंट करते हैं लाइट कलर से अगर बाल को, तो वहाँ पर लेस लाइटनिंग का जरूरत पड़ेगा एज कंपेरिजन टू डार्क बाल। तो ये क्या होगा, सही है, ऑप्शन है इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा, ट्रू।
कहता था डिवाइस यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्स मीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो हम लोग करते हैं इसका बेसिक रीजन क्या है। तो बेसिक रीजन ये है कि डे पर यहाँ पर पहला ऑप्शन कर रहा है द डिमांड ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे हमारा क्या है कि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो हमारा बढ़ते जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये हमारा ये रीजन है जिसके लिए हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा। फॉसिल फ्यूल आर नॉट नॉन रिन्यूएबल, ये हमारा फॉसिल फ्यूल जो होता है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल होता है जिसकी वजह से उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करनी है दोबारा इसका हम लोग नहीं बना सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कंजर्वेशन अगर हम एनर्जी का करेंगे तो उससे हमारा एक बेनिफिट ये होगा कि हम लोग एयर पोल्यूशन को कम से कम करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े कि हमारा जो इंडिया में मेजर एनर्जी का डिमांड जो पूरा करता है वो कोल करता है। और आपको भी पता है जब कोल को जलाते हैं तो उसमें से हमारा स्मोक निकलता है जो कि हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इससे हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो इसमें हमारा इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के केस में हमारा जो है वो कौन सा टेक्निक हम लोग उपयोग करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो पहला हमारा कह रहा है क्या, पहला कह रहा है बाय इंप्रूविंग पावर क्वालिटी को हम लोग बढ़ाकर, बाय मोटर सर्वे, फिर कहता है बाय मैचिंग मोटर और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो है मोटर के पावर क्वालिटी को इंप्रूव करके जो है वो लोग एनर्जी को हम लोग ओवरऑल कंजर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कहता है कंसिडरेशन ऑफ द पावर लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज इसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कहता है जो हमारा मशीन में पावर लॉस होता है वो हमारा ओवरऑल किसके कारण होता है, ओवरऑल उस कौन कौन से रीजन पर वो डिपेंड करता है उसके बारे में आप लोग बताइए। तो कहता है हमारा उसका ऑप्शन कर रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिर हमारा कहता है टेम्परेचर राइज और वोल्टेज ड्रॉप, इन तीनों के कारण हमारा ओवरऑल लॉसेस होता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कहता है लक्स मीटर इज यूज टू मेजर। लक्स मीटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो इल्यूमिनेशन लेवल को मेजर करने के लिए करते हैं। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट मोर लाइट फॉर सेम वाटेज। सेम वाटेज के केस में हमारा जो है वो कौन सा ऐसा यहाँ पर इक्विपमेंट है जो कि ज़्यादा लाइट को जनरेट कर सकता है। तो वो हमारा क्या होगा, पहला कर रहा है इनकैंडेसेंट बल्ब, फिर कर रहा है कन्वेंशनल ट्यूब लाइट और कर रहा है CFL, ऑलरेडी डिस्कस है। तो इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी LED होगा। हाउ मच एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड इन फैन। हम लोग जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अचीव कर सकते हैं फैन में। तो पहला करा है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर की जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करके हम लोग जो है वो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये भी हमारा राइट है। यूजिंग सुपर कैपेसिटर का उपयोग करके भी हम लोग कर सकते हैं। बाय रिप्लेसिंग गुड बाइंडिंग मटेरियल, जो पुराने बाइंडिंग मटेरियल है उसको रिप्लेस करके उस पर अच्छे बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग करके भी हम लोग जो है वो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर हमारा ओवरऑल होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो कहता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज। करा है कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम के परफॉर्मेंस को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसमें से आप लोग जो है वो इसमें से कौन से इक्विपमेंट का आप लोग उपयोग करेंगे। पहला करा है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, फिर हमारा करा है स्टार डेल्टा स्टार्टर और फिर हमारा करा है MCB और हमारा करा है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर एक ये हमारा है, फिर हमारा एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो इसका तो उपयोग हम लोग करेंगे नहीं ट्रांसमिशन में क्योंकि तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग होता है, और MCB हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसा कुछ इसमें हमारा दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हमारे ख्याल से जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ को जनरेशन। कह रहा है कि को जनरेशन का इसमें से कौन सा हमारा बेनिफिट नहीं है। तो पहला हमारा कह रहा है इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एंड यूज। तो ये तो हमारा इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एनर्जी को हमारा जो है वो एनर्जी के ओवरऑल इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है। फिर हमारा कह रहा है रिड्यूस पावर फैक्टर को रिड्यूस कर देता है, तो यही तो नहीं है, ये हमारा बेनिफिट नहीं है। फिर कहता है रिड्यूस ग्रीन हाउस एंड गैस इमिशन, ये सही है कि ग्रीन हाउस और गैस इमिशन को ये कम करता है। रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस को ये कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें को जनरेशन इज द साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ। कहता है कि को जनरेशन हमारा एक साइमल्टेनियस जनरेशन है किसका, तो इससे हम लोग हीट और पावर दोनों को जनरेट करते हैं। को जनरेशन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे, तो ऑप्शन ए जो इसका होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो कहता है को जनरेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कहता है को जनरेशन हम लोग जो है वो किस तरीके की इंडस्ट्री में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला हमारा कह रहा है शुगर इंडस्ट्री में तो हम लोग कर ही सकते हैं, पेपर एंड पल्प में हम लोग कर सकते हैं, रिफाइनरीज में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक मेकिंग कंपनी में हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कहता है व्हाट इज द टिपिकल इफिशियंसी ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। कोजनरेशन सिस्टम का हमारा टिपिकल इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा 85% के अप्रॉक्स में हमारा होता है। कहता है कि विच इज नॉट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कोजनरेशन प्लांट। कोजनरेशन प्लांट का हमारा कौन सा एक फंडामेंटल
जो है वो एलिमेंट नहीं है। प्राइम मूवर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, हीट रिकवरी सिस्टम होता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिस्टम, ये जो हमारा कोजनरेशन का पार्ट ओवरऑल नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है व्हाट इज टेरिफ। टेरिफ क्या है? तो पहला कहता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस जिस रेट से हमारा होता है वो हमारा टेरिफ नहीं है। जिस रेट से हम लोग कंज्यूमर को देते हैं वो हमारा टेरिफ होता है। तो कहता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू कंज्यूमर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि कंज्यूमर को जिस रेट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसी को हम लोग टेरिफ करते हैं। फिर कहता है डोमेस्टिक कंज्यूमर आर चार्ज। डोमेस्टिक कंज्यूमर होता है उसको हम लोग कौन सा चार्ज लेते हैं, कौन सा टेरिफ लेते हैं? तो उससे हम लोग जो है वो ब्लॉक रेट टेरिफ लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेरिफ। करा है कि इसमें से कौन सा हमारा एक ऑब्जेक्टिव है टेरिफ का? तो पहला करा है रिकवरी द कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ पावर। पावर के प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवरी करते हैं टेरिफ के थ्रू। रिकवरी द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिकवरी करते हैं, और प्रॉफिट गेन। तो ये सब के सब हमारा टेरिफ का ही ऑब्जेक्टिव है। टेरिफ का मतलब ही यही होता है कि हम लोग जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा हो रहा है उसको रिकवरी करें, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको रिकवरी करें, और ओवरऑल आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कहता था टेरिफ इन विच पावर फैक्टर इज टेकन। कहता है वैसा टेरिफ जिसमें पावर फैक्टर को लिया जाता है एज ए रेफरेंस, वो हमारा होता है स्लाइडिंग स्केल टेरिफ, केवीए मैक्सिमम डिमांड टेरिफ, किलोवाट और केवाट टेरिफ। ये हमारा सब होता है, इसमें सब में हमारा पावर फैक्टर टर्म इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो कहता है फिक्स चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन विच फैक्टर। कहता है फिक्स चार्ज जो हमारा है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो पहला कहता है एनर्जी कंजम्पशन, फिर कहता है मैक्सिमम डिमांड, फिर कहता है पीक लोड डिमांड, और ऑल ऑफ दी अबव। जो हमारा फिक्स चार्ज होता है वो किस पर होता है? तो वो हमारा मैक्सिमम डिमांड पर होता है। तो ऑप्शन डी बी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो कहता है इंस्पेक्शन सर्वे एंड एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन बिल्डिंग इज कॉल्ड। ये तो ओवरऑल किसका डेफिनेशन है? एनर्जी ऑडिट का डेफिनेशन ही है। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो कहता है इलेक्ट्रिक पावर मीटर इज यूज्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर मीटर को हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ? एनर्जी मेजरमेंट मीटर के रूप में, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में, या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मीटर के रूप में, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वो एनर्जी पावर मीटर का उपयोग हम लोग एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कहता है द पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। इसका हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं? पिटॉट ट्यूब का। तो इसको हम लोग उपयोग करते हैं स्पीड को ओवरऑल मेजर करने के लिए। एक हम लोग बोनस क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि फर्स्ट स्टेप इन एनर्जी ऑडिट प्रोसेस। पहला स्टेप जो हमारा होता है एनर्जी ऑडिट प्रोसेस का वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा होता है साइट इंस्पेक्शन। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ये जो हमारा था टॉप 30 MCQs था, जो कि महाराष्ट्र के एग्जाम में ऑलरेडी वहाँ के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस आपका बनता है कि आपके एग्जाम में भी इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछेगा बेसिक होगा, ये आपको यहाँ से पता लग सकता है। साथ ही साथ ये तो हमारा टॉप 30 हो गया। साथ ही साथ इसके अलावा और भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव को आपको डिस्कस करेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आज शाम 8 बजे ओवरऑल आपका जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का क्लास आपका शेड्यूल किए हैं, वो क्लास होगा। अगर नहीं होगा तो आपको हम अपडेट कर देंगे, नहीं होगा तो कल फिर होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम में 8 बजे हम लोग जो है वो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड का एक छोटा सा और अच्छा सा मैराथन क्लास को हम लोग मैराथन क्लास को लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, तो उसको हम लोग फिर से पुनः देख लेंगे। और कुछ स्टूडेंट जो थे वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का जो हम लोग आंसर प्रोवाइड किए हैं, उसमें एक आध क्वेश्चन में जैसे इंटरप्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें उन लोग को डाउट था। तो इंटरप्ट वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा ओवरऑल उसमें 6 ही आंसर होता है, क्योंकि देखिए जो पहले वाला लेक्चर था उसमें क्या है कि फ्लो में जब एक कंटिन्यूस वे में क्लास चलता है और उसमें थोड़ा नए थे तो नर्वसनेस हमारा था उसमें, तो वो एक आध क्वेश्चन में ये पहले कंट्राडिक्शन वाला ओवरऑल क्वेश्चन हो जाता है, तो एक आध क्वेश्चन में इशू था। लेकिन इसको आपको ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे हम उसको अपडेट कर रहे थे, जैसे पिछला वीडियो उसके अगला वीडियो में जो क्वेश्चन में पिछला में फॉल्ट रह गया था उसको हम लोग सही कर दिए। तो आप ये अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप वो उसके नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो ये एक सही मेथड होता है आपको किसी भी टीचर के पास अपना जो प्रॉब्लम है उसको प्रदर्शित करने का, रखने का, ये सही अप्रोच होता है। तो इसी तरीके पर आप लोग काम करिए। बाद बाकी जो अभी का जो आंसर गया है वो 100% एक्यूरेट आंसर है। पहले वाले में थोड़ा मोड़ा जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें जो है वो एक आध आंसर जो है वो इंटरप्ट वाला था, उसमें मेनली थोड़ा सा इशू हो गया था, और कोई इशू नहीं है। बाकी सारा क्वेश्चन एटलीस्ट सही था। और आज जो कल का लेक्चर हम लोग अपलोड किए थे उसमें सारा का सारा आंसर सही है, अपडेटेड आंसर है। हम चाहते तो वही आंसर देते, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मिलाकर खुशी होते, लेकिन जो रियलिटी था वो उसको हम किए।
और वहाँ पर अगर आप एक बार कमेंट जाकर चेक करते हैं तो हम कुछ आंसर को पिन किए थे जो ऑलरेडी अगर वीडियो में कहीं पर गलती हो गया तो उसको हम लोग पिन कर देते हैं कमेंट में। तो एक बार आप कमेंट को भी अच्छे से चेक कर लेते तो भी आपको ये दिक्कत नहीं होता। और अगर दिक्कत होता तो ऑलरेडी उसी समय आप मैसेज करते तो उसको उस पर हम लोग ध्यान देते, क्योंकि वो 1 साल 1.5 साल पहले का लेक्चर है तो उतना ध्यान नहीं रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से आप लोग मन से पढ़िए और जो भी दिक्कत हो उसको जरूर मतलब साझा करिए कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।